हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पॉलिटी की सबसे धांसू क्लास हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। आवाज़ मिल पा रही है? चलिए, आवाज़ आ रही है? चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अच्छा प्रश्न आपका है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर 6 वर्ष। याद रखिएगा कि राज्यसभा की सदस्य कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। दोनों ही प्रश्न याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल इजी हो गया, क्योंकि यही प्रश्न आप यहाँ पर पढ़ा था। टेस्ट पेपर को आपको रट जाना है, हर एक प्रश्न का रिवीजन कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यहां पर दिया है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन दिया है समाप्त होने का विषय नहीं है। तो यहां पर देखो काफी बच्चों का जवाब यहां पर सी आया है, जो कि गलत है। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो तो 6 होता है, लेकिन कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, समाप्त नहीं होता है, समाप्त होने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तो होता है, लेकिन यहां पर कह सकते हैं कि जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक आपके 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, और इसलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये समाप्त होता नहीं है। लोकसभा समाप्त हो सकती है, भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी समाप्त या भंग नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है सभी को। चलिए अगला है, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, सही जवाब राज्यसभा में होते हैं। कितने होते हैं? तो याद रखिए राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 250 होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये खेल जो विज्ञान खेल क्षेत्र में आदि क्षेत्रों से आपके लाए जाते हैं 12 सदस्य। ठीक है, अब इसको मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम की बात कराया है। अगर मैक्सिमम की बात करता तो आप 252 लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर वर्तमान की बात है, वर्तमान आपके 250 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो देख सकते हैं वही क्वेश्चन आपका आ गया। 25 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा 12। चलिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? कोई भी प्रश्न आप ये मत समझिए कि छोटा या बड़ा है, याद रखिएगा हर एक प्रश्न आप रट जाएंगे। अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो जीएस आपको सरल लगेगी, इतना यकीन रखिएगा। ठीक है, तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 का जवाब, तो जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही है डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हमने बताया था कि राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, ये एक स्थायी सदन होता है। चलिए, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों? राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो पहला दिया है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, तो आजीवन तो नहीं बनाए जाते भाई, है ना। दूसरा दिया है इसे विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही जवाब है आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया सकता। और भी है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। भाई यहाँ पर बी और सी यहाँ पर दोनों ही कह सकते हैं सही हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं? 28 का जवाब यहाँ पर राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा ये नंबर, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, 28 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? यहाँ पर राज्यसभा दिया है, और राज्यसभा के लिए कितनी होती है? अभी हमने बताया था कितनी होती है, तो 30 वर्ष होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? आपने नाम सुना होगा शून्यकाल, सुना है ना? 12-1 बजे, 12 और 1 के बीच। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि होती है वो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक आपकी 1 घंटा हो सकती है। वैसे आपका 15 मिनट का दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, अर्थात जो संसद है ये पूर्ण रूप से देखा जाए संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाने से ही आपकी संसद मिलती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के बिना कुछ नहीं हो सकता। वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति माचिस की तीली के तरीके है कि अगर इसे बिना उसके फास्फोरस के काम नहीं हो सकता, है ना, और सभी इनके अंडर में होते हैं। वैसे राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, लेकिन मेन काम सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर नहीं है तो कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत कर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण? अर्थात भारत की जो संचित निधि है उसे जो निकाला जाता है तो उसका कोई नियंत्रण होता है, किसके पास होता है? तो यहाँ पर दिया महानियंत्रक, वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री। तो याद रखिए किसी के पास यहाँ पर निर्धारित करने का नियंत्रण नहीं है, या आपके जो संसद होते हैं तो संसद ही पारित करते हैं। ठीक है, इसका जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकांश अंतराल होना चाहिए, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक जो अंतराल होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? और इजी क्वेश्चन है,
तो याद रखिएगा दो सत्रों के बीच है, और दो सत्रों के बीच आपके 6 माह का अंतराल होना चाहिए, अर्थात एक साल में 2 सत्र होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल अभी आया था प्रश्न, शून्यकाल मतलब क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है कि प्रश्न उत्तर सत्र, क्या बोलते हैं उसे? प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, तो ये तो आपका गलत हो गया, कंफ्यूज करा था, तो आपका ये तो गलत होगा, जवाब हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आप बोलते हैं ना आकस्मिक, अगर किसी प्रकार से पैसे की जरूरत पड़ती है तो आकस्मिक तरीके से राष्ट्रपति वहां से पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, अपने खर्चे के लिए नहीं कि अपने खर्चे के लिए जरूरत पड़ा तो हम सीधी मसाला पान खाने लगे। ठीक है ना, जब कोई संकट पड़ता है, कौन सा संकट? तो 35 का ऑप्शन आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर संसद से स्वीकृत नहीं लेते। देखो, लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा पारित करती है, तो आपके पैसे निकल आए। ठीक है, संसद निधि से, मतलब जो आगे निधि होती है, ठीक है, संचित निधि। लेकिन जब अभी कार्य नहीं चल रहा है और ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ जा रही है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वो संसद से स्वीकृत ले, वो निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जवाब आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा कि जो धन विधेयक होता है वो कहां प्रस्तुत किया जाता है? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, लोकसभा में। याद रखिएगा साथियों कि जो धन विधेयक होता है वो आपकी लोकसभा में आपका हमेशा कह सकते हैं प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, इसका पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को देते हैं, लेकिन वो सिर्फ 14 दिन के लिए देते हैं। अगर राज्यसभा सहमत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए एक दिखावा होता है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने ये बायोडाटा बनाया है। ठीक है, इसको मना नहीं कर सकती है राज्य सरकार, और अगर नहीं भी पारित करती है तो 14 दिन के बाद इसे स्वतः पारित हुआ मान लेते हैं। ओके, चलिए, भारतीय संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का सचिवालय, तो सचिवालय यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं कि सरकार से स्वतंत्र है। जो संसद है वो सरकार से स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन आपका 37 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की प्रभुसत्ता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, संप्रभुता प्रतिबंधित है। 38 नंबर। तो भारतीय संसद जो आपकी है, यहां देखो प्रतिबंधित दिया है ना, तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से। हमने बताया था कि सिर्फ संसद को प्रतिबंध लगा सकती है तो आपके राष्ट्रपति लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में शून्यकाल का समय कितना होता है? संसद में शून्यकाल का अवधि अभी हमने आपको बताया भी था कि संसद में शून्यकाल का अवधि होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। इसी में 15 मिनट का समय निकाला जाता है, और अगर अधिकतम अगर लिया गया समय तो 1 घंटा आपका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि शून्यकाल जो आपकी है वो भारतीय संसद में जो व्यवस्था लाई गई है वो किस देश की देन है? किस देश की देन है? तो याद रखिएगा साथियों कि शून्यकाल आपने नाम सुना होगा, दशमलव प्रणाली का जो किया भारत ने किया है। तो यहाँ पर शून्यकाल को भी यहाँ पर भारतीय संसद में भारत की ही देन है। ठीक है, शून्यकाल जो आपकी है वो भारत की ही देन है, किसी दूसरे देश से नहीं ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट द्वारा में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? और वयस्क की तो बात सभी लोग जानते हैं कि जब तक 18 वर्ष नहीं होगी तब तक शादी ब्याह वगैरह वगैरह नहीं होंगे, है ना। तो 41 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगर 18 वर्ष हो गई है इसका मतलब आप वयस्क हो गए हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, आप क्राइम करेंगे तो भैया आपको अपराध स्वीकार करना पड़ेगा और आपको सजा मिलेगी। थोड़ा सा अगर कम है तो थोड़ा सा भाई आपको दंडित किया जाएगा, लेकिन फांसी वगैरह इस तरह का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए, कि संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? 42 का जवाब। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर संसद के वेतन का निर्णय स्वयं संसद ही करते हैं। ठीक है, स्वयं संसद ही करते हैं, कितनी भी इनको सैलरी दे दो, लेकिन फिर भी ये अपना बिल पारित करवाते हैं कि नहीं संसद की सैलरी बढ़ाई जाए। जबकि संसद को लगभग देखा जाए तो 2,80,000 रुपए तक इनको मतलब हर प्रकार का खर्चा जो मिला के, देखो इनको गाड़ी में जब चलते हैं ना उसका खर्चा, कपड़ा धुलने का खर्चा, स्कूल में बच्चों को पढ़ने का खर्चा, घूमने का खर्चा, ठीक है, हवाई यात्राओं में खर्चा, पूरा खर्चा इनको दिया जाता है। समझ में आ गया ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति यहाँ पर कौन सी है? ये प्यारा क्वेश्चन आपका है, और जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पर जो प्राक्कलन समिति है ये आपकी सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, याद रखिए, धन विधेयक। और धन विधेयक जो होता है वो आपके आर्टिकल आपके अनुच्छेद 110 के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, युवा कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर चुना गया? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, ये राष्ट्रवादी नेता कौन था?
राष्ट्रवादी नेता, आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर चुना गया था। ठीक है, अंग्रेजों के जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, यह आपको बताना है कौन सी समिति है। और यहां पर आपका 46 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपकी आकलन समिति। ठीक है, आकलन समिति, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो याद रखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय आपके लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वही करते हैं। ठीक है, आपके लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, तो ये कब मनाया गया था? तो आपका जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? फटाफट देते रहिए आंसर, धीमा हो गया। चलिए, बी नंबर आपका हो जाएगा 15/8/1997 को संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा आपका डेट 15/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पर 59 का जवाब सही हो जाएगा आपका बी नंबर, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, 1 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी समिति है, और इसमें से 15 आपके लोकसभा के और 7 आपके राज्यसभा के होते हैं सदस्य। और ये अपनी जो रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं आपके किसके पास? तो आपके लोकसभा की स्पीकर के पास। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये आपकी रिपोर्ट होती है, लोक लेखा समिति होती है, तो हर प्रकार के लेखा जोखा, जैसे आपका नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हैं, इनका भी कार्य होता है ना कि वित्त संबंधी, इनकी भी रिपोर्ट को ये जांच करती है। ये आपकी समिति है। ठीक है, तो जो फाइनली रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो लोकसभा की स्पीकर को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा संचित की प्रमुख कार्य, देख सकते हैं कि जो संसद की लोक लेखा समिति है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रमुख कार्य क्या होता है? तो अभी होता है वित्त संबंधी, अर्थात यहाँ पर जो आपकी शासन की वित्तीय लेखा एवं विनिमय, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना, नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण। सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपकी यहाँ पर देखो कुछ तो आपका सही है, लेकिन मेन जो आपका है यहाँ पर ये हो जाएगा कि नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण। ठीक है, शुद्ध आपको जवाब देना है, घुमा फिरा करने देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो वित्तीय लेखा दिया है, बल्कि यहाँ पर दिया नीति के अनुसार जो वित्तीय प्रावधान का है उसका परीक्षण। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत, ये होगा आपका। तो 52 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो कि अत्याचार निवारण अधिनियम जो बनाया गया था 1989, ये कब आपका लागू हुआ, अर्थात ये कब प्रवृत्त हुआ था? 83 का जवाब, और 83 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका डी नंबर, 1 जनवरी 1990 को किया गया था। 1 जनवरी 1990 को किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? यहाँ पर नियुक्ति संबंधित और उसके हटने संबंधित आपके आर्टिकल को पूछा है, और यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75। अब यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अनुच्छेद 74 क्या है? तो याद रखिए कि जो अनुच्छेद 74 है वो जो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, ठीक है, आपके राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, और उसका मुख्य जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये आपके आर्टिकल 74 में आपका दिया गया है, बल्कि नियुक्ति और हटने वाली प्रक्रिया आपको किसमें? अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसे मंत्री पद दे दिया गया है तो उसे 6 माह के अंदर या तो किसी भी सदन का सदस्य बन जाए, और अगर नहीं बन पाता है तो 6 माह के अंदर उसे हटना पड़ेगा मंत्री पद से। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा, वो आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो आपका कौन सा है? यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान में मंत्रिपरिषद का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और ये जो प्रयोग हुआ है ये आपके आर्टिकल अनुच्छेद जो आपका दिया है आपके 74 में। ठीक है, आर्टिकल 74 में सिर्फ एक ही बार प्रयोग हुआ है। अगला, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट, तो कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आपका बी नंबर हो जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री। याद रखिए, मंत्रीगण जो होते हैं उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री भी होते हैं। ठीक है,
और स्वतंत्र प्रभार के भी मंत्री होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। तो यहाँ पर जो कैबिनेट होते हैं वो कैबिनेट स्तर के ही मंत्री होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं कि संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए, यहाँ पर आपके ये कौन से प्रधानमंत्री हैं। तो 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को, यहाँ पर दिया है प्रधानमंत्री को, तो भाई दिया है कि लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, तो क्या लोकसभा के द्वारा चुना जाता है? नहीं। संसद के द्वारा? नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? नहीं। यहां पर देखो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है, अर्थात जब लोकसभा में आपके जब बहुमत प्राप्त हो जाता है तो बहुमत प्राप्त होने के बाद जो राष्ट्रपति होते हैं वो नियुक्त करते हैं। आप समझ में आया ना कि बहुमत प्राप्त पार्टी को राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, समझ में आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जवाब यहां पर ये हो जाएगा। इस पर मत लगा दीजिए क्योंकि यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, तो नियुक्त नहीं होता है, जो बहुमत प्राप्त हो जाता है बहुमत प्राप्त होने के बाद नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो बहुमत प्राप्त वाला ऑप्शन लगाना डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। यहाँ पर ऐसे प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया है जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी 11 जनवरी 1966 को, ठीक है। 11 जनवरी 1966 को हुई थी, कहाँ पर? ताशकंद में हुई थी, ठीक है, ताशकंद में हुई थी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। यहाँ पर पूछा है कानून मंत्री। यहाँ पर बताइए भाई कानून मंत्री कौन था। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री जो थे वो आपके बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? आपके बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। बलदेव जो थे ये आपके रक्षा मंत्री थे, ठीक है, लेकिन कानून मंत्री कौन थे? तो आपके बी आर अम्बेडकर थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? चलिए यहां पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो 10 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहां पर आपका बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहां पर सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 वर्ष होता है, ठीक है, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है। यहां पर कह सकते हैं कि कुछ व्यक्ति दिए हैं और उनसे संबंधित आपके समाधि स्थल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू जो हैं, तो जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल आपके शांतिवन में है जो कि सही है। LB शास्त्री इनका आपका विजय घाट में है। इंदिरा गांधी इनका सत्य स्थल में है। राजीव गांधी की जो समाधि है वो है आपकी है वीर भूमि, ठीक है, कहाँ पर है? वीर भूमि है, याद रखिएगा, वीर भूमि, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर गलत आपका कौन हुआ? आपका डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर श्वेत पत्र, ठीक है। कौन सा पत्र आपका? तो श्वेत पत्र होता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित है, राज्यपाल से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, आर्टिकल कौन सा है? तो याद रखिएगा आर्टिकल आपका 201 होता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? 201 होता है, लेकिन 2020 में पेपर हुआ है तो वो आपके आर्टिकल 200 को माना गया है, ठीक है, ये वाला आपका है। ऑप्शन में वैसे भी नहीं है, तो आपका जवाब आपका क्या होगा? आपका यहाँ पर बी नंबर 99% आपका जो आंसर होता है आपका ये होता है, ठीक है। तो आपका बी हो जाएगा 200, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल की बात कर रहा है, राष्ट्रपति की नहीं, तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो 213 आर्टिकल के तहत करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद अर्थात यहाँ पर राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो आपके किस आर्टिकल के तहत होती है। चलिए इसका जवाब देना है सभी को, और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, नियुक्ति होती है, नियुक्ति की बात कह रहा है। अगला है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। तो राज्य का राज्यपाल नहीं करता है तो देखो मुख्यमंत्री की करता है ना। सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग किसकी भी करता है? राज्य के महान्यायाधीश की भी करता है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल नहीं करता है बल्कि आपके राष्ट्रपति करते हैं। यही एक क्वेश्चन दमदार होता है कि जो राज्य से संबंधित होते हुए भी आपके यहाँ पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यहाँ पर राज्य सरकार का, ठीक है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक जो प्रमुख है वो आपका होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पहले का बना था, बल्कि 370 हटने के बाद भी वही सिस्टम है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भी करता है, करता है ना हर राज्यों में। तो यहाँ भी आप आंसर क्या होगा? तो आपके भारत के राष्ट्रपति तो होगा ना, पहले भी राष्ट्रपति करते थे, अब भी राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो ये आपको कोई चेंजमेंट नहीं है। आंसर आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, और ये जो दिए जाते हैं वो आपके राज्य की जो आपकी संचित निधि होती है, अर्थात कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। यहाँ पर जवाब आपका 7 का हो जाएगा, ए नंबर, अर्थात राज्य की संचित निधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति की इच्छा तक, और याद रखिए राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रह सकते हैं वो आपके होते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल को महाभियोग से नहीं हटाते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि महाभियोग से किसे नहीं हटा सकते, तो आपके राज्यपाल को महाभियोग से नहीं हटा सकते हैं, इनको राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी? तो भारत की किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी वो थी, ऑप्शन राइट यहाँ पर 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी, और ये आपके कहाँ से थे? तो आपके कह सकते हैं कहाँ पर बनी थी? तो आपकी यूपी में ही बनी थी। अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो आपके है मुख्यमंत्री से एवं कह सकते हैं आपके विधानमंडल से। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूनतम आयु दिया है, और जिस प्रकार से आपने पढ़ा था लोकसभा में 25 वर्ष होती है और राज्यसभा लोगों की वहाँ पर 30 वर्ष होती है, तो इसी प्रकार यहाँ पर विधानसभा में 25 वर्ष होती है और विधान परिषद में 30 वर्ष होती है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए कोई भी राज्य की विधानसभा अगर है और होती है तो वहाँ पर जो अधिकतम आपके सदस्य हो सकते हैं कितने हो सकते हैं? तो याद रखिएगा अधिकतम सदस्य आपके हो सकते हैं 500। कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम आपके 60 हो सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम 60 हो सकते हैं, लेकिन अपवाद में कई आपके ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपके 40 ही हैं। ठीक है, वैसे आपके न्यूनतम कितने हैं? 60 होते हैं, हो सकते हैं। अगला है निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है, आपके 7 राज्यों में थी। ठीक है, फिर इसके बाद आपके उड़ीसा को भी मिल गई थी मान्यता, तो 8 हो गई थी। इस प्रकार से आप जम्मू कश्मीर जो आपका 370 के बाद वहां से हट गया, जिसके बाद फिर से 7 बची। तो यहाँ पर आपके कहाँ पर? तो 3 का ऑप्शन राइट आपका जो जवाब हो जाएगा सही क्या हो जाएगा? तो 3 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, राजस्थान में यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र देगा। अगर कोई विधानसभा का अध्यक्ष है, स्पीकर है, तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वो आपके उपाध्यक्ष को देगा। जिस प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उसी प्रकार विधानसभा का अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य अर्थात कॉमन सिविल कोड लागू है? कॉमन सिविल कोड मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर नागरिक संहिता होती है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जिसे बोलते हैं समान नागरिक संहिता, जो कि आपके संविधान में आर्टिकल आपका 44 के अंतर्गत आपका ये आपको मिलने पड़ेगा कि जो धर्म होता है, ठीक है, मतलब किसी भी देश आपका कह सकते हैं जो भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना, वो आपका एक राज्य है आपका गोवा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी धर्म हो सभी के लिए सिर्फ सबके लिए एक ही समान का क्या है? कानून है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है राज्य में धन विधेयक अर्थात मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्य में धन विधेयक जो आपका प्रस्तुत करते हैं वो आपके कहाँ पर प्रस्तुत करते हैं? याद रखिएगा कि राज्य में अगर धन विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो केवल विधानसभा में ही किया जाता है। ठीक है, 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ए नंबर आपके कहाँ पर? तो आपकी केवल विधानसभा में ही किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से वहां पर लोकसभा उसी प्रकार से यहाँ पर विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? सत्रावसान मतलब कह सकते हैं जब सत्र खत्म होता है, जिसे कह सकते हैं ना कि उसे भंग कर सकते हैं। तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश जो दिया जाता है यह दिया जाता है आपके राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, जिस प्रकार से लोकसभा में राष्ट्रपति उसी प्रकार से यहाँ पर राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी धन विधेयक है पुनः स्थापित नहीं किया सकता है बगैर किसकी संस्तुति पर?
तो ये आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति। कोई भी विधेयक देखो पारित होता है लेकिन सिग्नेचर तो चाहिए ना, इस प्रकार से वहां पर राष्ट्रपति लोकसभा में करते हैं, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर विधानसभा में आपके राज्यपाल को होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर लोकसभा पढ़े थे, राज्यसभा, तो दोनों आपकी सेम है, जो कि विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा 6 माह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी बनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। तो यहाँ पर किस राज्य में, तो यहाँ पर कह सकते हैं आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ से थी, आपके उत्तर प्रदेश से थी, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है आपका कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है। देखो यहाँ पर आपका दिया है वर्तमान, ठीक है। तो देखो पहले क्या हुआ करता था कि पहले 30 हुआ करते थे प्लस 1 बराबर 31 होते थे, लेकिन 3 को और बढ़ा दिया गया है और 3 लोगों के और बढ़ जाने के कारण अब संख्या आपकी हो गई है 34। तो ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, राष्ट्रपति को लिखेगा, ठीक है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय है वो अपना जो त्याग पत्र देना चाहता है तो आपके राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति करते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन कह सकते हैं कि परामर्श लेते हैं। परामर्श किससे लेते हैं, तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। और ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके हैं। यहाँ पर आपका 4 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, अर्थात कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कितने उम्र तक ये लोग सेवा कर सकते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा। तो यहाँ पर वेतन का जो निर्धारण होता है वो आपकी संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी अगर न्यायाधीश है और वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे हाई कोर्ट में कितने दिनों तक यहाँ पर कह सकते हैं वकील या कह सकते हैं एडवोकेट होना आवश्यक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर वो हाई कोर्ट में 10 साल तक सेवा देता है एडवोकेट के रूप में तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, या कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में अगर 5 साल तक वो जज के पद पर रहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकता है। दोनों ही पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, डी नंबर, संविधान, भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पर खाली स्थान बनना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन पर भी आपका महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। ये प्रक्रिया जो कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदन से अगर 2/3 पारित हो जाता है तो उसे महाभियोग आपका बोला जाता है, ठीक है। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर भी लगती है, ठीक है। ये 2 वाली जो 3 प्रक्रिया इसे महाभियोग कहते हैं, इसमें से दोनों सदन को देना पड़ता है। और आपके नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ऐसे कई पद हैं जहाँ पर आपके ये पद आपको कह सकते हैं महाभियोग शब्द दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा करता है ये आपका कौन है। तो याद रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट जो आपका है वो 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना इसका कर्तव्य है आपकी सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है।
उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो ये अधिकार दिया गया है किसको? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। देखिए राष्ट्रपति को तो है ही, है ना, साथ में आपकी किसी भी उच्च न्यायालय को है, तो यहाँ पर आपका बी और सी आपका दोनों हो जाएगा। और एक एग्जामों में ऑप्शन आपको इससे नहीं दिया जाता है, ठीक है, तब आपको डायरेक्ट आपको राष्ट्रपति लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी और सी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कानून के अंतर्गत यह निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हुई होगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्यवाही होती है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में होती है, अर्थात अंग्रेजी भाषा में होती है। और ये किस कानून के अंतर्गत ये आपका निहित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 145 के द्वारा, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जनहित याचिका की शुरुआत जो की गई वो आपकी किसके द्वारा? इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्या देना है आपको? कमेंट। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को